हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी के लिए भूगोल की यात्रा में कक्षा 12 में मैं आज अंतिम पार्ट लेकर आया हूँ। सेकंड पार्ट बुक का, भारत लोक अर्थव्यवस्था का भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं हैं। मैं थोड़ा सा रिकैप करूं तो बेटा, हमने इस पहले पार्ट से देखिए, हम जब थोड़ा सा अगर पार्ट की विषय वस्तु देखेंगे तो हमको पता लग जाएगा हमने क्या पढ़ा है। पहले पार्ट में हमने भारत की जनसंख्या को पढ़ा, दूसरे में हमने उसकी बस्ती की बात करी, क्योंकि जनसंख्या ही बस्ती बनाती है। अब बस्ती बन चुकी है तो वो संसाधनों का प्रयोग करेगी, तो हमने भूमि या कृषि संसाधनों को देखा, फिर हमने जल संसाधनों को देखा, फिर हमने खनिज संसाधनों को देखा। ठीक है, फिर हमने परिवहन संचार को पढ़ा, हमने फिर उसके अंदर व्यापार को पढ़ा, और अंत में हमने फिर उनका नियोजन कैसे करते हैं, माफ कीजिएगा नियोजन भी आया था, उनका नियोजन पढ़ा हमने। और अंत में हम पढ़ रहे हैं कि भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में हमने जब सब कुछ क्रिया कर ली, हमने सारे संसाधनों को यूज कर लिया, तो अब कुछ समस्या भी आ रही है क्या, समस्या की तरफ भी देखना पड़ेगा ना। तो आज उन समस्या की बात करेंगे। आज हम बात करें कि हमारे मनुष्य के सामने सबसे बड़ी समस्या है पर्यावरण प्रदूषण। क्या है बेटा? पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा आप 8th से 9th से पढ़ रहे हैं। तो सामान्य सी परिभाषा ये होती है कि प्रदूषण का मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु के अंदर अगर अवांछनीय पदार्थ मिल जाए और वो अपना प्राकृतिक गुण खो दे तो उसे प्रदूषण कहते हैं। चाहे वो वस्तु आप हो, चाहे हम में हमारे अंदर भी कुछ कमी आ जाए तो हम अपना प्राकृतिक गुण खो देते हैं, तो वही हम भी दूषित हो जाते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण का मतलब क्या हुआ कि मानव तथा भौतिक क्रियाकलापों का परिणाम है। क्योंकि देखो, पर्यावरण प्रदूषण क्या होगा, जो पर्यावरण है वहां तो क्या होता है, पर्यावरण में तो खुद में अपने आप को स्वच्छ करने की क्षमता होती है। आप पानी में मिट्टी मिल जाएगी, कुछ देर में मिट्टी साफ हो जाएगी। लेकिन मनुष्य एक ऐसी कलाकारी करता है, यानी मानव तथा भौतिक परिणाम, भौतिक क्रियाकलाप, भौतिक वातावरण उनका परिणाम है। यानी मुख्यतः पर्यावरण प्रदूषण घरेलू तथा औद्योगिक अपशिष्ट के पदार्थों से निकले द्रव्य का परिणाम है। सामान्य परिभाषा लिखिए आप कि पर्यावरण प्रदूषण मनुष्य तथा भौतिक क्रियाकलापों का परिणाम है। यह औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट, आपके कृषि अपशिष्टों के कारण यहां पर पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है, या उससे निकले हुए पदार्थों का एक परिणाम है। अब पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, जल प्रदूषण पढ़ेंगे, ध्वनि प्रदूषण पढ़ेंगे, वायु प्रदूषण पढ़ेंगे, भूमि प्रदूषण पढ़ेंगे। हम हर जगह ये पढ़ेंगे कि जल प्रदूषण होता क्या है या वायु प्रदूषण होता क्या है, इनके होने का कारण क्या है, ये चीजें हम पढ़ेंगे। तो लीजिए हम शुरू करते हैं पहले जल प्रदूषण। देखिए, जल प्रदूषण होने का कारण क्या है। जल तो बिल्कुल सामान्य है, अलवनीय जल है, लेकिन जब बढ़ती जनसंख्या हो रही है तो जल का हम प्रयोग कर रहे हैं अविवेकपूर्ण से हम उपयोग कर रहे हैं। यानी हम उसका उपयोग जो कर रहे हैं ना, वो बिना सोचे समझे हम बस अपना विकास करे जा रहे हैं, तो उसमें कुछ अवांछनीय पदार्थ मिल जाते हैं। यानी बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिक विस्तार के कारण जल के अविवेकपूर्ण उपयोग से जल में अवांछनीय पदार्थ मिल जाते हैं, जिससे उसमें खुद में जो स्वच्छ होने की जो गुणवत्ता कम हो जाती है, उसे जल प्रदूषण कहते हैं। आप बोलेंगे सर हम तो सामान्य परिभाषा लिखेंगे। सामान्य परिभाषा लिख दीजिए कि जल में अवांछनीय पदार्थ मिल जाने के कारण जल अपना प्राकृतिक गुण खो देता है, तो उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। जल का प्राकृतिक गुण क्या होता है? जल का कोई रंग नहीं होता है, लेकिन अगर आपको रंगीन जल मिल रहा है तो यानी वो दूषित है। जल का कोई स्वाद नहीं होता है, लेकिन जल अगर खट्टा है, खारा है, मीठा है, कैसा है, तो वो जल प्रदूषित हो गया है। जल में कोई गंध नहीं होती है, जल में गंध आ रही तो प्रदूषित है। तो जल में अवांछनीय पदार्थ, अब अवांछनीय पदार्थ क्यों मिल रहे हैं? बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिक विस्तार के कारण। मैं यहां पर कहना चाहूंगा, हम जब वायु प्रदूषण की परिभाषा पढ़े तो भी याद करना है कि वायु में अवांछनीय पदार्थ कैसे, बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण वायु में अवांछनीय पदार्थ, या हम ये कह सकते हैं औद्योगिक या अपशिष्ट, औद्योगिक जो गैसें मिल जाती है हमारे, तो उसी कारण वायु प्रदूषित हो जाती है। जल प्रदूषण के दो स्रोत है, प्राकृतिक में अपरदन के द्वारा, भूस्खलन के द्वारा पेड़ पौधों के सड़े गले अंश हैं वो जल में मिल जाते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है। लेकिन खास बात है, यहां पर जल पुनः पुनः अपने आप को शुद्ध कर लेता है। लेकिन जल के मानव जनित स्रोत अपने पास तीन मुख्यतः दे रखे हैं। एक तो उद्योगों द्वारा प्रदूषण, इसमें औद्योगिक कचरा, अपशिष्ट जल, भारी धातुएं औद्योगिक कचरे को जलाशय में, नदी में मिला दिया जाता है, जिसके कारण जल प्रदूषित होता है। अगर आपसे पूछे किस उद्योग के द्वारा जल सबसे ज्यादा प्रदूषित होता है, और ये बेटा सीधे बैठे आप बिल्कुल इधर देखें आप आराम से ना, जल सबसे ज्यादा प्रदूषित होता है तो वो है चमड़ा उद्योग। कौन सा? चमड़ा उद्योग। फिर कागज, वस्त्र, रसायन तो है ही। दूसरा, कृषि द्वारा प्रदूषित। देखिए, कृषि द्वारा प्रदूषित ये होता है कि हम पेड़ पौधों में आजकल रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, हमने छिड़क दिया, बारिश आई तो वो जो कीटनाशक है वो बहकर पानी में आएगा, पानी से जलाशय में या तालाब में मिल जाएगा और जल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन ये आता है
कि जल में नाइट्रेट की मात्रा किसके कारण मिलती है, तो कृषि के प्रदूषण के द्वारा या उर्वरकों कीटनाशकों के द्वारा। तो क्या है देखिए, अकार्बनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक आदि के रसायन वर्षा जल के साथ बहकर नदियों झीलों में चले जाते हैं, जिससे जल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, जो जल प्रदूषण का एक कारण होती है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो ये भी आ सकता है कि नाइट्रेट की मात्रा जल में किस कारण से बढ़ती है, तो उर्वरकों के कारण बढ़ती है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखें आप, सांस्कृतिक गतिविधियों से प्रदूषण। तीन प्रदूषण हो गए, उद्योग, कृषि। सांस्कृतिक गतिविधियों से यानी भारत में कोई तीर्थ यात्रा है, कोई मेले हैं, कोई धार्मिक मेले हैं, जैसे अभी कुंभ का मेला है, तो वहां से भी सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण भी जल में अवांछनीय पदार्थ मिल जाने के कारण जल थोड़ा प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियां, ये भी बहुत बड़ा मोस्ट है। हैजा, पेचिस, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, अतिसार। क्वेश्चन आता है कि भैया टाइफाइड से किस प्रकार का प्रदूषण है, जल प्रदूषण के कारण है, वायु है, तो आपको ध्यान रखना है जल प्रदूषण के कारण। अब देखिए, हम जल प्रदूषण की बात करें और हम अपनी मां गंगा की बात ना करें तो ये थोड़ी सी बेमानी सी हो जाएगी। तो हम बात करना चाह रहे हैं गंगा की। गंगा में सफाई, क्योंकि राष्ट्रीय नदी मानते हैं हम उसे, पूजनीय मानते हैं। गंगा में सफाई के लिए गंगा सफाई राष्ट्रीय अभियान चलाया गया था 1985 में। ठीक है, लेकिन वो कुछ ज्यादा सफल नहीं हो पाया। तो जून 2014 के अंदर नमामि गंगे कार्यक्रम आता है, और नमामि गंगे कार्यक्रम की क्वेश्चन मोस्ट है। नमामि गंगे कार्यक्रम कब चलाया गया, जून 2014 में चलाया गया। और ये क्या कहता है, ये कहता है कि जहां से गंगा नदी निकल रही है वहां शहरों में सीवर ट्रीटमेंट की व्यवस्था हो। सीवर का मतलब जो आपके शौचालय का जल होता है, उस जल को आप सीधा नदी में ना बहाएं, तो वहां पर उसकी ट्रीटमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। औद्योगिक अपशिष्टों के प्रवाह की निगरानी रखनी चाहिए, ये नहीं सीधा आपने उसमें डाल दिया है। नदी के किनारे वनीकरण लगाएं, जिससे जैव विविधता में वृद्धि हो। जो गंगा नदी है उसे घाटों पर चारों तरफ पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ये नमामि गंगे कार्यक्रम कहता है। उत्तराखंड जो उसके समीप है, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, वहां पर गंगा ग्राम विकसित किए जाए, यानी कुछ ऐसे गांव हो पास के जिनको गंगा ग्राम बनाए जाए, वहां पर लोगों को जागरूक किया जाए। नदी के तल की सफाई हो नियमित रूप से, और लोगों में गंगा को राष्ट्रीय नदी मानते हुए जागरूकता पैदा की जाए। ये गंगा नदी के कुछ नमामि गंगा कार्यक्रम के उद्देश्य हैं। अब गंगा व यमुना नदी, आपको थोड़ा सा याद करें कि सीपीसीबी ने क्या कहा था कि भारत की सबसे प्रदूषित नदी यमुना नदी है, जो आपके दिल्ली से इटावा के मध्य है। तो इसमें कुछ प्रदूषण के स्रोत हैं जो हम देखते हैं। गंगा नदी में देखें तो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल में, कानपुर में, वाराणसी में फर्क कम। देखिए, कानपुर में गंगा नदी के प्रदूषित का सबसे बड़ा कारण है वहां पर औद्योगिक प्रदूषण, जैसे चमड़ा उद्योग की बात करें हम। ठीक है, वाराणसी में हम बात करें तो इसका सबसे प्रदूषित होने का कारण है लाशों का विसर्जन, और फरक्का बांध के अंदर सभी हैं, घरेलू अपशिष्ट हैं, औद्योगिक अपशिष्ट हैं। यमुना नदी में दिल्ली से चंबल तक में, और मथुरा से आगरा तक ये प्रदूषित है। कुछ कारण सुनिए आप, हरियाणा तथा यूपी द्वारा सिंचाई हेतु पानी का छोड़ना, है ना। कृषि गतिविधियों से यमुना में रसायनों का प्रवाह, और दिल्ली से जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां घरेलू व औद्योगिक अपशिष्टों का प्रवाह। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण क्या होता है कि वायु में औद्योगिक प्रदूषण के कारण, SO2, NO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि विषैली गैसें मिल जाने के कारण, वायु प्रदूषित हो जाती है, उसे हम वायु प्रदूषित कहते हैं। सीधी सी बात लिखेंगे, वायु में विषैली या जहरीली गैसें मिल जाने के कारण वायु अपना प्राकृतिक गुण खो देती है, यानी वायु में भी गंध आ जाती है, वायु में भी रंग आ जाता है ना, तो उसे हम वायु प्रदूषित कहते हैं। समस्याएं सुनिए, बड़ी मोस्ट है। आपके फेफड़े संबंधी बीमारियां होती है, जैसे अस्थमा, त्वचा कैंसर। हरित गृह प्रभाव बढ़ रहा है CO2 के कारण, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, आप ध्यान रखना, हमारी पृथ्वी है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे यहाँ वातावरण में कम, सीमित मात्रा में, और वो होना जरूरी भी है, क्योंकि जब सूर्य की किरणें यहाँ आती है और जब लौट कर वापस जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कंबल का काम करता है, उस सूरज की किरणों को रोक लेता है। जैसे आप सर्दी में कंबल ओढ़ लेते हैं ना तो गर्माहट सी आती है, तो उसके कारण हमारी पृथ्वी का तापमान बनता है। लेकिन अगर यही CO2 ज्यादा हो जाएगी, तो यहां पर ज्यादा मात्रा में तापमान रुक जाएगा, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, है ना। तो उसको हम हरित गृह प्रभाव कहते हैं, CO2 के कारण। ओजोन अवक्षय हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, CFC के कारण।
ओजोन में छिद्र हो रहा है, सब इसके कारण है। और अम्ल वर्षा, ये बहुत मोस्ट है, क्वेश्चन आता है कि अम्ल वर्षा निम्न में से किसका कारक है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। और आप वर्षा को सुनते ही आप क्या कर देते हैं? जल को टिक लगा लेते हैं, जबकि ये किसका है? वायु प्रदूषण का उदाहरण है। कैसे बात करेंगे हम? देखिए, शहरों में कोहरा, जिसे शहरी धूम्र भी कहते हैं। शहरी धूम्र क्या होता है? देखिए, सामान्य कोहरा होता है, गांव में आपने देखा होगा, लेकिन उसी कोहरे के अंदर जो विषैली जहरीली गैसें हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वो मिल जाती है ना, तो वही कोहरा क्या हो जाता है? शहरी धूम्र या धूम्र कोहरा कहलाता है। ठीक है ना? आप इसको यहां पर यूं समझिए, यहां पर देखिए आप कि औद्योगिक नगरों में जब प्रदूषित गैसें व प्रदूषित तत्व होते हैं, जहरीली गैसें होती है, वो सामान्य रूप से पड़ने वाले कोहरे में मिल जाती है, तो उसे धूम्र कोहरा कहते हैं। ये गांव है, अब गांव के अंदर मान लीजिए कोहरा ये रहा, हरा हरा कोहरा है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर शहरों के अंदर इसमें क्या मिल गया? जहरीली गैसें मिल गई, तो कालापन आ गया, तो ये आपका धूम्र कोहरा आ गया। अब ये आता है कि अम्ल वर्षा क्या होती है। देखो, अम्ल वर्षा क्या होती है कि जब अम्लीय वर्षा में जो जलवाष्प होती है, यानी वायु होती है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वायु में तेजाब, है ना, या एसिडिक, यानी वो अम्लीय हो जाता है वायु जो, तो उसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। यानी अम्लीय वर्षा में जलवाष्प में SO2 और NO2 की मात्रा बढ़ने से अम्लीयता बढ़ जाती है, जिससे अम्ल वर्षा कहते हैं। तो अम्ल वर्षा क्यों बढ़ी, क्यों हुई? SO2 NO2, और SO2 NO2 क्या है? गैसें हैं, इसलिए ये वायु प्रदूषण इसका कारक है। ठीक है ना? तो जलवाष्प अपने वातावरण में, अपनी गैसों में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वहां की जो जलवाष्प होती है वो अम्लीय हो जाती है, वो उसमें तेजाब आ जाता है, जिससे अम्ल वर्षा कहते हैं, और इससे चर्म रोग, भूमि का बंजर होना आदि समस्या होती है। आगे हम देखते हैं इसमें, यहां पर देखिए आप, बीओडी। ये बीओडी क्या है? देखिए, बीओडी का मतलब होता है कि जो पानी, अभी एक दिन पढ़ा था यमुना में बीओडी का स्तर बहुत कम हो गया है, यानी वहां पर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो गई, ऑक्सीजन की मात्रा, क्योंकि पेड़ पौधे भी पानी में रहते हैं, जीव जंतु भी रहते हैं, तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जब जल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा का पता, इससे पता लगता है, यानी कम हो गई या ज्यादा हो गई, तो बीओडी से। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? क्या है ध्वनि प्रदूषण सर? जब मशीनों का कोलाहल हो, विस्फोट के द्वारा, तोड़फोड़ के द्वारा, वाहनों के कोलाहल के द्वारा, लाउड स्पीकरों के द्वारा ध्वनि का स्तर इतना हो जाता है कि मनुष्य इसको सहन नहीं कर पाता है, असहनीय हो जाता है, उसको ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। यानी मशीनों, निर्माण, तोड़फोड़ के कार्य, वाहनों, लाउड स्पीकर के शोर से उत्पन्न ध्वनि का मानव की सहनी क्षमता से अधिक हो जाना ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। इसको नापने की इकाई डेसिबल है, और ध्वनि प्रदूषण जब 80 डेसिबल से ऊपर होता है तो उसे हम ध्वनि प्रदूषण मानते हैं, है ना? 80 डेसिबल से ऊपर होगा तो उसे हम ध्वनि प्रदूषण के रूप में रखते हैं। आगे हमारे पास में नगरीय अपशिष्ट निपटान। देखिए, आपने जल प्रदूषण पढ़ लिया, आपने वायु प्रदूषण पढ़ लिया, आपने ध्वनि प्रदूषण पढ़ लिया। अब भूमि प्रदूषण के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं नगरीय अपशिष्ट निपटान। काफी महत्वपूर्ण है, इसको अपने आप से रिलेटेड कीजिए। आप नगरों में रहते हैं, आजकल तो गांव के कस्बों में भी आने लगे हैं, वो आता है ना गाड़ी वाला, कचरा निकाल वाली बात। तो हमारे यहाँ पर कुछ अपशिष्ट होता है। घरेलू अपशिष्ट में भी क्या होता है? कुछ गीला कचरा होता है, सूखा कचरा होता है, या फिर कुछ औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं। तो इनको निपटान कहां करें? क्या कर दिया जाता है कि शहरों के पास में ढेर लगा दिए जाते हैं, घरों में या आसपास गंदगी कर दी जाती है, तो एक समस्या उत्पन्न होती है। तो नगरीय क्षेत्रों में बढ़ती जनसंख्या के कारण साफ सफाई की खराब एवं ठोस अपशिष्टों जैसे कूड़ा करकट, गंदगी एवं कबाड़ की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो ये नगरीय अपशिष्ट निपटान है। इसमें क्या हो रहा है कि नगरों के अंदर आपके औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट, है ना, आपके इसके अलावा आपका घरेलू अपशिष्ट हो गया, कृषि अपशिष्ट हो गया। कृषि अपशिष्ट तो हम शहरों में, गांवों में कर सकते हैं, तो इनके कारण वहां पर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है हम बाद में बात करेंगे। पहले ही बताइए कि उस नगरीय अपशिष्ट का निपटान कौन करता है? दो संस्थाएं करती है, घरेलू प्रतिष्ठान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान। घरेलू प्रतिष्ठान क्या होते हैं कि वो घरेलू लोग जो होते हैं, जैसे घर का जो कचरा होता है, उसको आसपास की कई भूमि पर डालकर उसका निस्तारण कर दिया जाता है। तो घरेलू कचरे को या तो सार्वजनिक भूमि पर या कोई निजी ठेकेदार ले लेता है, आप उसको पर मंथ का पैसा दे देते हैं, निजी ठेकेदार के द्वारा इस स्थान पर डाला जाता है। जबकि व्यावसायिक प्रतिष्ठान के अंदर औद्योगिक कचरा होता है, व्यावसायिक इकाइयों से निकला कचरा, जो बड़ा कचरा होता है, वो नगर पालिकाओं के द्वारा निचली सतह यानी गड्ढों में या सार्वजनिक जमीन पर डालकर उसका निपटान किया जाता है। देखिए, घरेलू प्रतिष्ठान का मतलब तो हो गया हमारे घर का कचरा, या तो कुछ सार्वजनिक आ जाएगा या फिर हम किसी निजी को ठेका दे देंगे। लेकिन जो औद्योगिक कचरा होगा, बड़ा कचरा होगा, नगर पालिका को कचरा होगा, वो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के द्वारा उसका निस्तारण किया जाएगा। अब कुछ समस्याएं सुनिए आप। सर, समस्या तो मैं सामान्य सी चीज करें, ये आपका मान लीजिए नगर है, सपोज कीजिए ये आपके घर है यहाँ पे,
है ना। और यहाँ पर आपके यहाँ पर कचरे का ढेर लग रहा है, 1 ढेर, 2 ढेर, 3 ढेर, 4 ढेर, ऐसे पहाड़ बन जाता है धीरे धीरे। अब क्या होता है, यहाँ पर आपके नगरीय अपशिष्ट का निपटान कर लिया, बारिश आई तो बारिश के अंदर यही कचरा बहकर कहाँ आएगा, आपके यहाँ पर आ जाएगा, या फिर हवा के द्वारा उड़कर यहाँ आ जाएगा। मक्खी मच्छर बैठेंगे तो वहां से बीमारियां फैल जाएगी आपके पास में। ठीक है, तो ये तो समस्या हो गई। तो ठोस अपशिष्टों के लापरवाही से निपटान के कारण स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो जाती है। रिहायशी इलाकों में अपशिष्टों के निपटान के कारण यह कचरा हवा व बरसाती पानी से अन्य स्थानों पर फैल जाता है। नगरीय क्षेत्रों के आसपास औद्योगिक इकाइयों के औद्योगिक अपशिष्ट पास की नदियों और तालाब में बहा दिए जाते हैं। तो आप यहाँ पर नगरीय अपशिष्ट, तो अब हम पढ़ेंगे गंदी बस्ती की समस्या और ये है कि नगरीय अपशिष्ट, दोनों चीजें गंदी बस्ती की समस्या भी है और ये भी है, ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, एक साथ कर सकते हैं हम। क्योंकि नगरीय अपशिष्ट से निपटान से क्या है कि जब कचरे का ढेर लगता है तो यही कचरा पानी के द्वारा, हवा के द्वारा बहकर आ जाता है। यहाँ पर मक्खी मच्छर फैलने से यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां आती है, 2। तीसरा, जहां पर नगरीय कचरा होता है वहां की भूमि क्या हो जाती है, बंजर भी हो जाती है। भूमि क्या हो जाती है, बंजर भी हो जाती है, इसलिए इनको दूर डालना चाहिए, है ना। अच्छा, और यही नगरीय कचरा बहकर आसपास के तालाबों नदियों में आ जाता है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आदि महानगरों में 90% ठोस कचरे का इकट्ठा करके उसका निपटान कर दिया जाता है, वहां पर कर दिया जाता है ना, जबकि अन्य शहरों में एक समस्या है। अब हम पढ़ेंगे केस अध्ययन। देखो केस अध्ययन हमने आपको क्या नाम है, आपको उसका भी कराया था, किसका, अहमदनगर के अंदर था हमारे पास में। उसके अलावा हमारे पास में हमने केस अध्ययन कराया था, भरमौर जनजाति क्षेत्र का कराया था। ऐसे हम हर केस का अध्ययन कर रहे हैं। यूपी में मेरठ के पास में दोराला गांव है, जहां पारिस्थितिक का पुनर्भरण कह सकते हैं, यह नगरीय अपशिष्ट निपटान का एक केस है। यहां पर एक लाइन आती है, प्रदूषण भोगता है अर्थात उसके आसपास के वातावरण को प्रभावित करता है। ये क्या है, क्वेश्चन आ जाए तो आपको देखो क्या ध्यान रखना है कि प्रदूषण भोगता है अर्थात आसपास के वातावरण को प्रभावित करता है। इसका सबसे सर्वाधिक जो केस अध्ययन है वो यूपी में मेरठ के पास दोराला गांव है। और इसका मतलब क्या है कि जब प्रदूषित क्षेत्र प्रदूषित होता है तो आसपास के जल को, वायु को, भूमि को, यानी आसपास के वातावरण को प्रदूषित करता है। क्योंकि प्रदूषण का मतलब यह नहीं कि जल प्रदूषित हो जाएगा बाकी चीज प्रदूषित नहीं होगी, तो आसपास के वातावरण भी प्रदूषित होता है। सर्वे में यही गांव में 12,000 लोगों की जनसंख्या वाले गांव में उद्योगों से निकले अपशिष्ट से वहां का भूजल एवं पारिस्थितिकी असंतुलन हो गया, यानी पीने का पानी क्या हो गया, प्रदूषित हो गया। तो एनजीओ एक संगठन है, उसने वहां के ग्रामीण समुदाय और जनप्रतिनिधियों से मिलकर इस समस्या का एक समाधान ढूंढा। पीने के योग्य जल के लिए एक पानी की टंकी लगा दी ऊपर कि भाई वहां से पानी पी लेंगे हम। पाइपलाइन व पास के तालाब को साफ करा और पेयजल के स्तर को सुधारा। सबसे बड़ी समस्या क्या थी, पीने के पानी की थी। वाटर हार्वेस्टिंग संरचना, हजारों वृक्षों को लगाकर पारिस्थितिकी को सुधारने का प्रयास किया गया, ये इसके अंदर किया गया है। तो ये सबसे मुख्यतः किसका अध्ययन है, पारिस्थितिकी का एक पुनर्भरण का अध्ययन है। अगला है धारावी। धारावी काफी मोस्ट बेटा, यहां से क्वेश्चन 3 टाइप के बनते हैं। वैसे छोटा प्रश्न बनता है कि एशिया की सबसे गंदी बस्ती कौन सी है, धारावी, आपकी मुंबई में। फिर क्वेश्चन बनता है कि धारावी बस्ती का भौगोलिक प्रदेश बताएं, ये धारावी बस्ती के बारे में बताएं, उसके भौगोलिक संरचना के बारे में बताएं। तो आप बताएंगे कि धारावी बस्ती मुंबई के पास में जो कचरा डाला गया था उसका एक हिस्सा है। पहली बात तो यहां पर सड़कें बहुत छोटी होती है, 90 फीट रोड होता है। जो 90 फीट रोड क्या होता है, जो बड़ा रोड था लेकिन अब छोटा हो गया, जैसे तिपहिए वाहन का प्रवेश वर्जित है। हम ये कह सकते हैं कि धारावी बस्ती के अंदर वहां पर मकान छोटे छोटे होते हैं, उनकी ऊंचाई कम होती है, जैसे विक्टोरिया लंदन का जो एक बस्ती उसका एक उदाहरण है। हम ये कह सकते हैं कि वहां पर छाया रहित स्थान होते हैं, चारों तरफ गंदगी होती है, शौचालय का अभाव होता है ना। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। ये भौगोलिक प्रदेश हो गया। अगर मैं सामाजिक प्रदेश की बात करूं तो इसमें होगा कि यहाँ पर मुस्लिम जाति या एससी जाति के लोग रहते हैं जो चमड़ा शोधन का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें प्राथमिक शिक्षा का अभाव होता है, वो नशीले पदार्थ के अंदर असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं कि यहाँ पर आर्थिक क्रियाकलाप बताएं तो आप बताएंगे कि सेरेमिक मिट्टी के बर्तन है, लकड़ी के फर्नीचर है, या फिर जरी का काम है, ये काम करते हैं। तो इसको हम इस तरीके से तोड़ के पढ़ेंगे। तो पहला, धारावी बस्ती के केंद्रीय मुंबई का हिस्सा है और यहां पर सकरी सड़कों के कारण तिपहिए वाहनों का प्रवेश निषेध है। ये आ चुका है एग्जाम में कि धारावी बस्ती के अंदर तिपहिए वाहन का प्रवेश निषेध क्यों है, तो आप बोलेंगे क्योंकि वहां पर सड़कों का जनसंख्या बढ़ने के कारण सड़कों का आकार बहुत छोटा हो गया। यहाँ पहले कभी 90 फीट रोड था, अब नहीं है। अस्थायी भवन जिसमें एक ही कमरे में पूरा परिवार रहता है। इन बस्तियों की संरचना विक्टोरिया लंदन की, मैंने बताया था अभी आपको, पूर्वी औद्योगिक इकाइयों से मिलती है।
ये सब किस में आ जाएगा? ये सब भौगोलिक परिदृश्य में आ जाएगा। छाया रहित स्थान, चारों ओर कचरे के ढेर, गंदे पानी के ठहरे हुए खड्डे, कौवे, चूहे, इसकी विशेषता है। अब देखिए यहां पर हम कह सकते हैं कि इसकी आर्थिक लाभ, तो सेरेमिक मिट्टी के बर्तन है, जरी का काम है, चमड़े का काम है, अच्छे आभूषण के सेट है, लकड़ी के फर्नीचर है। यहाँ भारत तथा दुनिया के देशों में इसको निर्यात किया जाता है ना। अब इसके सामाजिक काम सुनिए आप। धारावी सागर का हिस्सा है, जो धारावी जो है वो सागर का हिस्सा है, जो कचरे के कारण भर गया था। जैसे मुंबई के पास में ये पानी का हिस्सा था, लेकिन कचरा डाले जा रहे हो, तो ये कचरा भर गया और यहीं पर से क्या हो गई, धारावी बस्ती बन गई। तो कचरे के द्वारा भरी गई एक जगह है, यहाँ अधिकतर अनुसूचित जाति व गरीब मुसलमान रहते हैं, जहां पर खाल व चमड़ा शोधन का काम किया जाता है। ठीक है, तो आपका भौगोलिक परिदृश्य हो गया, आर्थिक हो गया, और ये सामाजिक में डाल सकते हैं आप, एससी और इनको डाल सकते हैं आप। और एक समस्या और है कि यहाँ के लोगों में स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ जल, शौचालय की समस्या होती है। और सबसे गंभीर समस्या क्या है, देखिए आप, यहाँ प्राथमिक शिक्षा का अभाव है। प्राथमिक शिक्षा का अभाव है, साथ में जो युवा है वो असामाजिक गतिविधि या फिर नशीले पदार्थ में लिप्त है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस टॉपिक को, प्राथमिक शिक्षा का अभाव या असामाजिक गतिविधि में वाले और गरीब मुसलमान वाले को आप सामाजिक परिदृश्य में डाल सकते हैं वहां पर। तो क्वेश्चन है वो आजकल आसान होना बिल्कुल दिक्कत हो गई, आसान नहीं आता है, थोड़ा घूमकर आते हैं, तो आपको इस तरीके से इसका आंसर देना है। गंदी बस्ती की समस्या क्या होगी? गंदी बस्ती की समस्या, गंदी बस्ती पहली बात तो क्यों बसेगी सर? जब गांवों से प्रवास हो रहा है और शहरों में लोग आ रहे हैं, जब रहने की जगह नहीं मिल रही है, तो वो नगर के आसपास सस्ती भूमि पर अपना मकान बना लेंगे। पहली बात तो समस्या क्या होगी? समस्या ये होगी कि गंदी बस्ती के अंदर वहां पर शौचालय की समस्या होगी, वहां पर शिक्षा की समस्या होगी, वहां स्वास्थ्य संबंधी समस्या आएगी आपको। वहां पर जो लोग रहेंगे उनको रोजगार नहीं मिलेगा, तो ये तो क्या हो गई, भौगोलिक परिदृश्य हो गया। लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो सामाजिक समस्या क्या हो जाएगी, वहां पर वो असामाजिक गतिविधि में लिप्त हो जाएंगे, इस तरह की समस्या है। तो यह प्रवासी लोगों के कारण नगरों में गंदी बस्तियां रेल पटरी या किनारे झुग्गी बस्तियों के सामने निर्मित होती है। स्वास्थ्य की निम्न सुविधाएं, खुली हवा का भाव, खुले में शौच, अनियमित जल की निकासी, पेयजल के पानी की समस्या, ये समस्या होती है। अगर हम सामाजिक या आर्थिक समस्या की बात करें तो नगरों में अर्थव्यवस्था पर दबाव होने के कारण प्रवासी लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। जैसे युवा नशीली दवाओं में, शराब में, अपराध में, गुंडागर्दी में, सामाजिक बुराई की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए, आप नगरीय अपशिष्ट निपटान को इससे मत जोड़िए। नगरीय अपशिष्ट निपटान तो इन गंदी बस्तियों के पास में कचरे का ढेर लगता है, वो अलग है। यहां इस गंदी बस्ती में समस्या क्या होगी? आप इमेजिन करें, आपने फिल्में देखी होगी तो आपको पता होगा कि वहां पर स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, शिक्षा की सुविधा नहीं है, शौच की सबसे बड़ी समस्या है, टॉयलेट की, और वहां पर जल का पीने का पानी नहीं है, चारों तरफ गंदगी है, कूड़े के ढेर हैं, है ना, जो आपने लिखा कौवे हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब इसमें इस गंदी बस्ती की समस्या को दूर किससे किया जा रहा है? तो स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है, जिससे गंदी बस्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन यहां बन जाता है कि गंदी बस्ती की समस्याओं को दूर करने के लिए कौन सा मिशन चलाया जा रहा है? स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है। इंपोर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा। भूमि निम्नीकरण क्या होता है? देखिए, भूमि निम्नीकरण क्या है? आपके पास में ये भूमि है, इस भूमि पर क्या हो रहा है? जनसंख्या का दबाव पड़ रहा है। मैं परिभाषा बना रहा हूं आपके सामने, जनसंख्या का दबाव पड़ रहा है। जनसंख्या का दबाव पड़ने से आप भूमि का क्या करेंगे? गहनतम उपयोग करेंगे। आप इसका सिंचाई करेंगे, काफी काम लेंगे, फैक्ट्रियां खोल देंगे। उससे क्या होगा? भूमि या तो बंजर हो जाएगी, भूमि में या तो लवणता आ जाएगी, भूमि में या तो क्षारीयता आ जाएगी। तो ये जो समस्या आई ना, इसको तो भूमि निम्नीकरण कहते हैं। तो क्या परिभाषा बनी? परिभाषा ये बनी कि जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण भूमि का गहनतम उपयोग किया जाता है, जिससे उसमें भूमि में बंजर, लवणता, क्षारीयता, अपरदन आदि समस्या उत्पन्न हो जाती है। उसे हम भूमि निम्नीकरण कहते हैं, भूमि प्रदूषण कहते हैं। वो बात वही है, भूमि प्रदूषण। मैं रिपीट कर देता हूं कि किसी भी क्षेत्र में या भूमि पर जनसंख्या के दबाव के कारण उसका बिना सोचे समझे अविवेकपूर्ण रूप से गहनतम उपयोग किया जाता है, जिसमें से बंजर भूमि, बंजर, लवणता, क्षारीयता व अपरदन की समस्या होती है, उसे भूमि निम्नीकरण कहते हैं। कारण वही प्राकृतिक जनित, मानव जनित, जो हम वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण पढ़ रहे थे। प्राकृतिक जनित कारक क्या है? कोई प्राकृतिक खड्डे पड़ जाए, मान लीजिए कोई भूमि के कटने से पड़ जाए, मरुस्थल कोई भूमि हो तो वो भी बंजर है, वो भी निम्नीकरण है। कोई चट्टानी हिमानी क्षेत्र है तो वो भी भूमि निम्नीकरण है। मानव जनित में क्या होगा? अरे मानव जनित में तो काफी है सर, स्थानांतरित कृषि है,
खुले में चराई है, रोपण कृषि है, वन कटाव है, आपने खनन कर दिया, औद्योगिक अपशिष्टों का निस्तारण कर दिया, या फिर हम इसमें एक डाल सकते हैं ना, चलवासी पशुचारण डाल सकते हैं हम, जो अब बंद कर दिया गया है क्योंकि पशुओं के खुरों से छोटे छोटे भूमि ढीली हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो स्थानांतर कृषि, रोपण कृषि, वन कटाव, खनन, औद्योगिक अपशिष्टों का निपटारा और चलवासी पशुचालन के कारण भूमि में निम्नीकरण की समस्या पाई जाती है। केस अध्ययन लीजिए भूमि निम्नीकरण का। एमपी का झाबुआ जिला भूमि निम्नीकरण का, यहां प्रश्न लिख लीजिएगा। अगर एग्जामिनर बिल्कुल कठिन क्वेश्चन देना चाहता है तो वो कह सकता है आपसे कि भूमि निम्नीकरण का कौन सा केस अध्ययन है। एमपी का झाबुआ, मेरठ का दोराला गांव, आपके पास में धारावी का दे सकता है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो झाबुआ जिला एमपी के अति पश्चिमी कृषि जलवायु का क्षेत्र है। ये भारत के 5 सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों में या पिछड़े जिलों में से एक है, ये झाबुआ जिला। यहां पर भील जनजाति रहती है। जंगल व भूमि का निम्नीकरण, जंगल भी नहीं है क्योंकि यहां पर क्या है, चारों तरफ आपके पहाड़ी क्षेत्र या पथरीला क्षेत्र है, तो भूमि निम्नीकरण के कारण यहां गरीबी की समस्या है। अब हो क्या रहा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। इसके लिए प्रयास कौन कर रहा है? भारत सरकार के 2 मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय, दोनों ने ही यहां पर जल संवर्धन कार्यक्रम चलाए हैं। जल संवर्धन कार्यक्रम जानते हैं आप क्या होता है कि जो हमारा एलोने जल है, जो आपके प्राकृतिक स्रोत या फिर कृत्रिम स्रोत के रूप में है, उनका अपन मितव्यता के साथ में, बुद्धिमत्ता के साथ में इस प्रकार प्रयोग करना जिससे हम उनको बचा सके। ऐसे कार्यक्रम, हरियाली सुना था आपने, नीरू मीरू सुना था आपने, अरवारी पानी संसद सुना था जो अलवर में चलता है, नीरू मीरू आंध्र प्रदेश में चलता है, वही तो कार्यक्रम है। तो क्वेश्चन ही बनता है कि झाबुआ जिले जो एमपी में, उसमें भूमि निम्नीकरण के कारण किन भारत सरकार के किस उपक्रम के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय व कृषि मंत्रालय। मुख्य कौन है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। अब ये कार्यक्रम चलाए कौन रहा है? ये चला रहे हैं, लेकिन इसमें किसके मिशन के द्वारा? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है और राजीव गांधी मिशन, राजीव गांधी मिशन द्वारा यहां पर जल संवर्धन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो यह याद रखना, राजीव गांधी मिशन द्वारा। इसमें झाबुआ जिले के 20% भूमि पर सुधार भी कर लिया गया है। कितने परसेंट पर? 20% पर। तो पहला क्वेश्चन कि झाबुआ जिला एमपी जिला किस केस का अध्ययन है? भूमि निम्नीकरण का अध्ययन है। दूसरा क्वेश्चन कि यहां पर जो इसके सुधार के लिए किस मंत्रालय के द्वारा काम चलाया जा रहा है? तो आप बोलेंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। तीसरा प्रश्न कि यहां पर जो जल संवर्धन कार्यक्रम चलाया जा रहे हैं किस मिशन के द्वारा चलाए जा रहे हैं? तो राजीव गांधी मिशन के द्वारा। झाबुआ जिले में पेटलवाड़ एक विकास खंड है। वहां पर भील सुमेधा ने क्या किया है, क्या कहा कि हम क्या करेंगे कि हम योजना का, हम जो भी हमारा कार्यक्रम है उसका क्या कर देंगे, समाजीकरण कर देंगे। कैसे? उन्होंने कहा कि हम साझी संपदा में पेड़ लगाएंगे। साझी संपदा मतलब हम पेड़ लगाएंगे, सब मिलकर लगाएंगे, उन पेड़ों की रक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। वहां चारों तरफ बाड़ लगाएंगे जिससे कि वहां पर खुली चराई नहीं हो। तो पेटलवाड़ जो विकास खंड है, जैसे मान लीजिए जिला होता है तो जिले में तहसील होती है ना, तो वैसे एक तहसील है, तो वहां सारी संपदा में पेड़ लगाए और रक्षा की। प्रत्येक परिवार ने चारागाह भूमि में घास बोई तथा उसकी 2 साल तक रक्षा करी, घेराबंदी करी, ये जिम्मेदारी दी। यह सुनिश्चित किया कि चारागाह में खुली चराई नहीं होगी तथा ये चारागाह भविष्य में पशुओं का सतत पोषण करते रहेंगे। क्या सोचा गया? देखो, आपके पास में ये प्रश्न आ जाएगा कि किस जगह पर आपके वहां के लोगों ने सामुदायिक रूप से या मिलकर काम किया, तो वो इसका उदाहरण यहां आ जाएगा। क्योंकि भील जनजाति ने क्या किया कि भैया यहाँ पर पेड़ लगाएंगे, पेड़ लगाने के बाद में वहां पर घास भी बोएंगे, घास बोने के बाद में चारों तरफ घेराबंदी करेंगे, प्रत्येक पेड़ की 2 साल तक हम क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, खुली चराई पर रोक लगाएंगे। और जब यहाँ पर अपने पेड़ लगा दिए और घास उग गई तो भविष्य में ये चारागाह भविष्य में पशुओं का सतत पोषण करते रहेंगे, उन्हें पोषण देते रहेंगे, घास देते रहेंगे। अब अगला आता है ग्रामीण शहरी प्रवास। ये सारी समस्या थी ना बेटा, हम जल प्रदूषण की बात करें, वायु प्रदूषण की बात करें, भूमि प्रदूषण की बात करें, इस सब का मुख्य कारण है प्रवास। प्रवास क्यों? क्योंकि हर भूमि की अपनी एक पोषण क्षमता होती है जो घनत्व में याद करते हैं, लेकिन वहां पर जब अतिरिक्त लोग आते हैं ना, तो वहां के जल को प्रदूषित करने लगते हैं, वहां की वायु को प्रदूषित करने लगते हैं, वहां की भूमि को प्रदूषित करने लगते हैं, क्योंकि उस संसाधनों का दोहन करते हैं, है ना। आप उस मिट्टी के अंदर या वहां के पानी के अंदर भी तो एक क्षमता होगी, सीमा होगी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो होते हैं, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, इनके कारण नगरीय क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। लेकिन कभी कभी नगरों के जो लोग होते हैं वो अधिक बड़े सपनों के लिए, बड़ी शिक्षा के लिए वो महानगरों की तरफ प्रवास करते रहते हैं, तो ये एक प्रवास का क्रम चलता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, नगरीय क्षेत्रों में मजदूरों की अधिक
तथा मांग तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के निम्न अवसरों के कारण नगरों की प्रवास करते हैं। और छोटे और मध्यम नगरों से लोग रोजगार के अधिक अवसर के लिए महानगरों के प्रवास करते हैं। वर्तमान में विश्व की 6 अरब जनसंख्या, कितनी अरब जनसंख्या? 6 अरब जनसंख्या, 47% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। यानी वर्तमान में 6 अरब जनसंख्या है, लगभग 50%, यानी 47% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। ये क्वेश्चन अपने वन लाइनर में आ सकता है। अनुमान है कि 2050 तक विश्व की 2/3 जनसंख्या नगरों में हो जाएगी, यानी कितनी? 66%। अभी तो ये बोल रहे हैं कि वर्तमान में 6 अरब जनसंख्या में से 47% जनसंख्या नगरों में निवास कर रही है, लेकिन 2050 तक 66% जनसंख्या नगरों में हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे गांव भी क्या बन रहे हैं? नगर बन रहे हैं, है ना। और जिसके कारण नगरीय क्षेत्रों में संसाधनों पर दबाव होगा, और फिर ये जो समस्याएं पढ़ रहे हैं आप, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण, नगरीय अपशिष्ट निपटान, ये और भी बड़ा रूप ले लेगी। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि के कारण, देखिए नगर ये रहा, ये नगर ये रहा ए, और ये आपका गांव हो गया बी। अब नगर में जनसंख्या क्यों बढ़ेगी? पहला तो होगा कि सर वहां पर जन्म लेंगे, इस कारण बढ़ जाएगी, ठीक है सर। दूसरा ये होगा कि यहां से गांव से लोग यहां पर आ रहे हैं तो प्रवास के कारण बढ़ जाएगी। तीसरा कारण क्या हो सकता है कि मैं नगर की सीमा ही बढ़ा दूं, मैं नगर की सीमा बढ़ा दूं तो ये क्षेत्र भी नगर में आ गया, तो यहां पर जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो 3 कारण से, प्राकृतिक वृद्धि दर से यानी जन्म से, प्रवास से, और नगरों का पुनः वर्गीकरण से, यानी नगर की सीमा ही बढ़ा दी तो जो गांव थी वो जनसंख्या नगरों में काउंट हो गई ना, इस कारण आसपास की ग्रामीण जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या में शामिल कर लिया जाता है। बेटा एक बात बताना चाहूंगा कि मैं एग्जाम में इस बात बहुत ज्यादा बिजी था, टाइम नहीं मिल पाया, इस कारण मैंने सारे चैप्टर एक साथ कराए। कोशिश तो ये करी कि आपको हर चीज समझ में आए। अगर यहाँ पर आपको समझ में नहीं आए तो पुराने वीडियो देख सकते हैं। मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं हर चैप्टर की वीडियो लेकर आऊंगा, इसलिए मैं लेकर आया हूं। अगर आपको यहाँ पर कुछ कमी लग रही हो तो आप पुराने वीडियो देख सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि आपको यहाँ पर आसानी से समझ में आ जाए। भारत में अनुमान के अनुसार 1961 के बाद शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या में 60% की वृद्धि हुई है, 60% की वृद्धि हुई है, जिनमें से 29% जनसंख्या किस कारण हुई है? गांवों से प्रवास के कारण हुई है। तो हमने क्या पढ़ा? देखिए हमने ये पढ़ा कि सर अभी 6 अरब जनसंख्या है, जिनमें से 47% कहां पर है? शहरों में है। बाद में 2050 तक यही जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 66%, यानी 2/3 हो जाएगी। हम ये कह रहे हैं कि 1961 के बाद में जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो भारत में 60% हुई है, जिनमें से 29% किसके कारण हुई है? 3 कारण है ना, जन्म, प्रवास या नगरों का पुनर्वर्गीकरण। लेकिन जो 29% जो वृद्धि हुई है वो किस कारण हुई है? प्रवास के कारण हुई है। प्रवास कहां से? गांवों से नगरों की ओर। तो बेटा ये आपका चैप्टर हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आए होंगे। मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हर चैप्टर का वीडियो देखें। पुराने जो मैंने वन लाइनर डाल रखे हैं वो आप देख सकते हैं। बहु के प्रश्न मैंने आपको 2-2 बार डाल रखे हैं, आप वो देख सकते हैं। इसके साथ में मैराथन क्लास डाल रखी है, मैपिंग वर्क डाल रखा है। मैं जितना कर सकता था इस कम समय में आप करने की कोशिश करिए, आप बस यूं ही पढ़ते रहें। मैं उम्मीद करता हूं, पूरा विश्वास है कि आप छोटे प्रश्न में कोई भी गलत नहीं करेंगे, आपके 100 में से 100 नंबर आएंगे, है ना। इसी विश्वास के साथ में आप एग्जाम देने जाएं, आगे बढ़े। पूरी शुभकामनाओं के साथ में मिलता हूं मैं फिर कभी आप सभी के साथ में। थैंक यू बेटा।